चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत। सभी को गुड मॉर्निंग। तो साथियों, आज हिंदी के 500 प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं जो ये आगामी परीक्षाएं हैं, इनके लिए आपको 99% ये आप सहायक होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अगर आप सही से पढ़ लेंगे और इसकी PDF वगैरह टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी पूरे 500 प्रश्नों की। बाकी मैं 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में जो है डेली आपको 5 दिन में इसको ख़त्म करवा दूंगा, क्योंकि 500 की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 100 क्वेश्चन की वीडियो में जो है 5 वीडियो में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। वीडियो जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। और हिंदी के लिए तो ये समझ लीजिए आप, हिंदी को जो लोग हल्के में समझते हैं उनके लिए तो ये एकदम वरदान सिद्ध होने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह है जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बिना कुछ किए हुए, टाइम वेस्ट किए हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो मैं हमेशा आपके सामने लेके आता रहूँगा जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा था। ठीक है, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट कर दिया हुआ है, ताकि हाईलाइट इसलिए किया हुआ है ताकि PDF जब आप इसकी पढ़ेंगे याद करने के लिए, तो उस PDF में आपको एक बार आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे, उसके बाद में आप आंसर मिलाएंगे। तो इसे हाईलाइट मैंने कर दिया है, यहाँ पर भी जो है हाईलाइट कर दिया गया है इसलिए ताकि आपको जो है सबसे पहले इसका जो है आंसर दिखाई पड़े, क्वेश्चन देख के इसका आंसर दिखाई पड़ जाए और आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि चित्र देखने से सबसे ज़्यादा जो है दिमाग काम करता है, उसको अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका उत्तर है गारसा द तासी। ठीक है साथियों, ये साहित्य का क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाला लेखक निम्न में से कौन है। तो ये साथियों हैं जॉर्ज ग्यर्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है, तो इन्होंने 4 कालों में विभाजित किया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य को चौथा क्वेश्चन हमारा है रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया है। क्वेश्चन क्या है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को, रामचंद्र शुक्ल का जो वीर गाथा काल है, तो वीर गाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है, तो ये गद्य काल में रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा अपने अंदर सेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन साथ में पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए प्लस उसको रिपीट कीजिए, PDF पढ़िए, 500 क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे हिंदी साहित्य से। कहीं आपका बाहर का क्वेश्चन जो है मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चनों के अलावा एग्जाम में अब आपके क्वेश्चन साहित्य से अगर बाहर आ जाएँ। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है, तो ये गद्य काल में रखा है। किस लेखक ने आदिकाल को संध्य काल और चरण काल नाम से 2 भागों में विभाजित किया है, तो राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, किस लेखक ने आदिकाल को संध्य काल और चरण काल के नाम से विभाजित किया है, तो ये राम कुमार वर्मा ने किया है। 7वां क्वेश्चन है साथियों हमारा, 7वां क्वेश्चन हमारा है हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, A और B इनका दोनों राइट आंसर होगा। राहुल संकृत्यायन को आदिकाल का क्या कहा जाता है। ठीक है, राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है। ठीक है, राहुल संकृत्यायन ने, हर लेखक ने
ये जो काल है इनको अलग अलग नामों से पुकारा है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राहुल संक्रियान ने आदिकाल को क्या कहा है। तो उन्होंने राहुल संक्रियान ने आदिकाल को सिद्ध समंत काल कहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युगों को वीरगाथा काल इसलिए कहा है क्योंकि इस युग में वीरगाथा प्रधान कृतियों की प्रचारता थी। साथियों 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। 10वां क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। ठीक है, सुमेलित करने वाला 10वां क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें एक साइड में नाम दिए हुए हैं और दूसरी साइड में इतिहासकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए। ठीक है, अभी आपको बता ही गया है कि सिद्ध समंत काल राहुल संक्रियान ने सिद्ध समंत काल कहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सी वाले का पहला हो जाएगा, यहाँ पे सी वाले का पहला हो जाएगा, डी वाले का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मिला लें। ठीक है, डी वाले का संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, और वीर गाथा काल का रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात निम्न में से किसने किया था। तो ये गारसादा तासी ने किया था। साथियों थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, अपना वीडियो स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर आप लोग जो है वहाँ पे यही सोचोगे कि वीडियो बहुत लंबी है, तो लंबी वीडियो से कुछ बच्चे परेशान होने लगते हैं। इसीलिए थोड़ा वीडियो को जो है एक बार क्वेश्चन बोल के उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम आपका है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, इनमें से और वैसे भी अगर मैं 2 बार क्वेश्चन बोलूँगा तो आपके मन में ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 बार क्वेश्चन बोल दूँ तो 2 बार मैं बोल दूँ, 1 बार आप पढ़ लेंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आपके अंदर 80% आपके दिमाग में जगह बना लेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है सर जॉर्ज गैरिसन इनसे ये संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकार, सॉरी थोड़ी कट गई है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का साहित्य ग्रंथ का रचना काल लिखा है, क्या है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है। तो साथियों ये है 1839। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है। तो फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। देखिए उस इतिहास का नाम बताइए उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो यह है मिश्रबंधु विनोद। ठीक है, इसमें जो है लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नगरीय प्रचांडी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं। तो 18 खंड हैं। ठीक है, यूपीएसआई के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा गया है। तो स्वर्णकाल सबको पता है, भक्तिकाल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित है। तो ये जो है आदिकाल के नाथ साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 22 है हमारा, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी। तो डिम्पल और था पिंपल थे, ये सभी को डिंगल पिंगल थी। ठीक है, ये सभी को क्वेश्चन पता है और ये क्वेश्चन इसीलिए जो है लिए गए हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए।
आदिकाल साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? तो श्रृंगार रस आदिकाल का आदिकालीन में तो देखो श्रृंगार रस इसलिए नहीं है क्योंकि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, और आदिकाल में सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं, आला वाला हुए, ये सब जो है पृथ्वीराज चौहान वान उस समय के, ये सब जो है आदिकाल में सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं। तो उसमें केवल वीर रस का जो है प्रचलन था, तो उसमें श्रृंगार रस का जो है प्रचलन नहीं था। श्रृंगार रस का ये श्रृंगार रस है, इसमें श्रृंगार रस तो एक हिसाब से ये कहा जाए, श्रृंगार रस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें कि नायक नायिका का जब मेल होता है तो संयोग श्रृंगार रस होता है, और नायक नायिका मतलब एक ऐसा हिसाब से अधिकतर एग्जाम्पल जो हैं वो क्या हैं, वो अधिकतर एग्जाम्पल दिए गए हैं श्रृंगार रस के आपके जो है कृष्ण पे और राधा जी पे, ठीक है। तो इन्हीं पे अधिकतर एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सबसे जो है अगर इनका कहीं पे मेल मिलाप की अगर बात हो रही है तो संयोग श्रृंगार रस, ठीक है, जैसे सीता जी, और उसके बाद में वियोग श्रृंगार रस होता है, जैसे सीता जी एग्जाम्पल दिया गया है वन में जब उनको राम जी ढूंढ रहे थे। तो इस तरीके से कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आपको ये कंठस्थ हो गया होगा कि आदिकाल में केवल वीर रस का ही प्रचलन था, श्रृंगार रस का प्रचलन नहीं था, ठीक है। ये आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक काव्य ग्रंथ माना है? तो ये जो है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक काव्य ग्रंथ माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है अप्रमाणिक इसको पृथ्वीराज रासो को ग्रंथ माना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, नायिका कौन है? तो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। पृथ्वीराज रासो का नायक कौन था? तो ये पृथ्वीराज चौहान, और इसकी नायिका कौन थी? तो संयोगिता, ठीक है। उसके बाद में आदिकाल के साहित्य में रासों का अर्थ क्या है? रासों का, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आदिकाल में साहित्य में रासों का अर्थ क्या है? वीर काव्य ठीक है, वीर काव्य है। तो 26 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य का सांप्रदायिक रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में नहीं सम्मिलित किया, ठीक है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल के अंतर्गत स्वीकार किया है? क्वेश्चन ये है रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को, ठीक है, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र, मतलब ये केवल एक उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक ऐसा ग्रंथ है जिसको केवल सॉरी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साथियों कुछ ऐसे साहित्यिक ग्रंथ है जिनको उन्होंने कहा है कि एक मतलब शिक्षा मात्र, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मात्र के लिए ये इनको उपयोग किया गया था। तो ये कहकर उनको वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया है। लेकिन हजारी प्रसाद ने उनको क्या किया है कि उनको वीर गाथा काल में आदिकाल के अंतर्गत उनको रखा है। तो ये जो है जिनको उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने जिनको मना किया है कि ये उन्होंने ये कहा है कि केवल शिक्षा मात्र के लिए ये मतलब प्रयोग किया है उन्होंने, तो वो उसमें 3 जो है आते हैं आपके, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपको हो गया नाथ साहित्य, दूसरा हो गया सिद्ध साहित्य, तीसरा हो गया जैन साहित्य। मतलब ये सभी जो है एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से एक शिक्षा मात्र के साधन थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम पढ़ेंगे अपना 28 सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? सरस्वती पत्रिका प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1900 में, ठीक है। 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन जो प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या था? तो ये ध्यान कर लीजिए कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके संपादक हैं सरस्वती पत्रिका के। उसके बाद में हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? तो हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? ये था कल्याण। उसके बाद में विशाल भारत के संपादक कौन थे? तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी। उसके बाद में विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य कहा जाता है? क्वेश्चन दिया हुआ है। कहाँ पे थे हम?
हाँ, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है? तो ये है उग्र। ठीक है, इसका आंसर आएगा उग्र। उसके बाद में इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो निराला की जो है पत्रिका थी वह थी सुधा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वस्ति पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया है? तो उन्होंने किया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वस्ति पत्रिका का संपादन 1903 से प्रारंभ किया है। ठीक है। उसके बाद में साथियों इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? तो कवि वचन सुधा है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद में 36वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? तो हिंदी नवजीवन था। इनमें से कौन लिखा हुआ है, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा? मतलब कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी के संपादन में, एक्चुअली में बात कुछ ये कह रहा है कि महात्मा गांधी का ये ही पूछ रहा है। ठीक है, तो जो है इनका है हिंदी नवजीवन। डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे थे? तो इसका आंसर आ जाएगा धर्मयुग। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे थे? तो धर्मयुग। ठीक है, इन्हीं के नाम से था। उसके बाद में राजकमल प्रशासन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह संपादन में प्रकाशित हो रही है? तो इसका है आलोचन। ठीक है, तो साथियों हमने यहाँ पे 38 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने 39वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से आदिकाल की काव्य प्रावर्त नहीं है? तो आदिकाल की काव्य प्रावर्त नहीं है प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि आदिकाल में अब सभी को पता है कि डिंगल पिंगल का प्रचलन था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है? तो सांध्य भाषा कहा गया है। विद्यापति रचित पदावली की भाषा है मैथिली। विद्यापति रचित की पदावली की भाषा है मैथिली। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, दूसरा मुख्य रस है, या कौन सा है? तो यह है, मतलब कह रहा है रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, दूसरा मुख्य रस कौन सा है? दूसरा है श्रृंगार। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम महाकवि माना है? तो देखिए, ये चंद्र बरदाई हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ठीक है, इनको ही जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि माना है। किसका? हिंदी का प्रथम महाकवि। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो ये गोरखनाथ शिष्य थे गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्येंद्र नाथ के। ठीक है साथियों, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसीलिए थोड़ा जो है खांसी वासी का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से था? ठीक है, तो इनका जो है था संबंध नाथ साहित्य से। ठीक है, ऊपर वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ उत्तर भारत में आलाखंड के नाम से लोकप्रिय रहा? तो परमाल रासो। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है, किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी प्रथम महाकाव्य माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है। ठीक है, हिंदी आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाला प्रथम कवि है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को तो आप सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। 49वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूत किस कवि को कहा गया है? तो ये कहा गया है पुष्पदंत को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो स्वयं शंभू को कहा गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं साथियों। तो साथियों, ये वीडियो
आज मेरा कुछ स्वास्थ्य सही नहीं है क्योंकि खांसी ज़्यादा आ रही है, इसीलिए मैं आज 50 क्वेश्चन ही इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मुझे ये 50 क्वेश्चन ये 500 क्वेश्चन की PDF है। ठीक है, तो ये सारे मैं क्वेश्चन आपको करवा दूँगा। ठीक है, तो आज 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ठीक है, अगर इस वीडियो में अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा और अच्छे व्यूज़ अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लाइक सब्सक्राइब लोगों को शेयर किया, अगर लगा कि मुझे हाँ कि मेरी मेहनत सफल हो रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, वैसे तो ये मुझे 500 क्वेश्चन करवाने ही हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो आराम से देखेंगे ही। तो साथियों चलते हैं इसी वीडियो के साथ, मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।